हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ होमवर्क भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। देखिए, जो लास्ट क्लास था हमारा ना, वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखे थे। प्रीवियस क्लासेज में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफिनीशन एंड कैलकुलेशन, ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड कैसे करते हैं और साथ ही साथ कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लास्ट क्लास प्रीवियस क्लासेज में हम लोग स्टडी किए किए थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है। ये क्लास 12th का हम लोग फिजिक्स पूरी तरीका से कर रहे हैं। मेरा नाम है फतेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज की थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर कि जो लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी किया था। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तथा पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ होमवर्क भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th फिजिक्स का रहने वाला है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि अगर एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है तब कहीं पर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। साथ ही साथ हम लोग डायपोल का भी स्टडी करने वाले हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में कहीं पर कोई डायपोल रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना स्टोर होगा। ठीक है, तो और प्रीवियस क्लासेज में एक बार अगर हम रिवीजन करना चाहे, क्योंकि ये जो प्रीवियस क्लासेज का जो रिवीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, अभी जो आने वाली है उस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लासेज में थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफिनेशन एंड कैलकुलेशन ये सारी चीज हम लोग कर लिए थे। तो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं इस क्लासेज को। ठीक है, प्रीवियस क्लास को देखिए, यहाँ पर ये स्लाइड आया था लास्ट क्लासेज में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन किए थे कि 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को अगर आप इनफाइनाइट से किसी प्रेजेंट पोजीशन पी पर लाते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये आपका सिंबल था, फिर ऐसा यूनिट था, फिर यहाँ पर इसका बेस यूनिट है, फिर यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिर यहाँ पर डायमेंशन दे रखा है। तो दैट इज, ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। आगे देखते हैं क्या डिस्कस किए थे। फिर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो अगर आप लोगों को हम रिवाइज करवाना चाहे एकदम बेसिक टर्म से तो ये बता सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को बनाने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितना वर्क डन की आवश्यकता होती है, वही वर्क डन उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसके बेसिस पर हम एक कैलकुलेशन भी किए थे, ये वाला कैलकुलेशन। ठीक है, कि अगर आप Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा और जितना वर्क करना पड़ेगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, अगर फिर हम लोग देखे थे कि तीन चार्ज पार्टिकल का सिस्टम अगर हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं, असेंबल करते हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये किसके बराबर था? ये था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये इसी पैटर्न पे जिस तरह से हम निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग निकाले थे। अब यहाँ पर देखना यह था कि कितने तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। तो Q1 का एक बार Q2 के साथ, फिर Q1 का Q3 के साथ, फिर Q2 का Q3 के साथ, यानी कि तीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। साथ ही साथ हम लोग चार पार्टिकल के केस में भी देखे थे और ये भी देखे थे कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस केस में कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, आइए अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये आज जो हम लोग करने वाले हैं ये सिस्टम ऑफ चार्ज एंड डायपोल। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर रहेगा कहीं पर एक्सटर्नल फील्ड में रहेगा, ये देखना है आपको। ठीक है, जो पहले वाला लेक्चर था उसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो कितना आपको पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर होगा और साथ ही साथ डायपोल के केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको समझना है थोड़ा शांति से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जो अभी बताए थे कि जो आपका पहले वाला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर जो आपका 5 था उसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। देखिए तरीका वही है, सारा कुछ हम वैसे ही करेंगे। अब एक्सटर्नल फील्ड के आ जाने से एक अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग शांति से इसको समझेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ पीछे वाला का रिवीजन भी करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे अच्छे तरीका से। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 फॉर्म अ सिस्टम।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो चार्ज को सोचते हैं। एक चार्ज है आपका Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2, और ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक सिस्टम बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पिछला क्लासेज में भी जब लेक्चर नंबर 5 था उसमें भी सिस्टम बना रहा था, लेकिन अंतर क्या है, द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट Q1 एंड Q2 आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल था ना वो यहाँ पर नहीं था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, Q1 चार्ज है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V1 है। ये चार्ज कितना है, Q2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V2 है। अब कह रहा है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क किया गया होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग वर्क सिर्फ कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे, और आपको पता है कि W इक्वल टू क्यू वी, W इक्वल टू क्यू वी, यानी Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और V क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, देखिए अब सिस्टम को जब हम असेंबल किए होंगे यहाँ पर Q1 और ये Q2 चार्ज कैसे लाए होंगे, सबसे पहले हम Q1 को लाए होंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो क्या लिखा गया, वर्क डन टू कैरी Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए क्या है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हम लोग ए मान लिए हैं, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट को हम लोग ए मान लिए हैं, तो इसको हम असेंबल कैसे किए होंगे, इस सिस्टम को कैसे बनाए होंगे। तो सबसे पहले Q1 चार्ज पार्टिकल को हम लाए होंगे इनफाइनाइट से, और फिर जब इसको ला लिए होंगे तब फिर क्या किए होंगे, Q2 चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाए होंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, और प्लस फिर यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हैं कि वर्क डन टू कैरी Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एट ए, ठीक है, प्लस वर्क डन टू कैरी Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी एट बी, अब बी पर लाने में, ठीक है। ये दोनों का हम लोग सम कर देंगे। अब चलिए देखते हैं कि जब हम लोग Q1 चार्ज पार्टिकल को लाएंगे, देखिए ये Q1 चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका Q1 चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, पहले से पोटेंशियल V1 है। तो अगर आप लोग यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर लाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा Q1 इंटू V1। ये V1 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, जबकि जो पिछला लेक्चर था वहां पर V1 प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 V1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब Q2 चार्ज को आप ला रहे हैं तो क्या आ जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कहाँ से आ गया, देखिए आप बोलोगे कि सर चलिए ये Q2 चार्ज है तो यहाँ पर पोटेंशियल V2 प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो ये आप V2 डाल दिए हैं यहाँ पर Q इंटू V2। अब ये ऐड क्यों कर दिए हैं, देखिए इसीलिए ऐड किया है ना कि पहले क्या था कि Q1 तो पहले था नहीं, लेकिन अब Q1 आ चुका है। तो जब यहाँ पर हम Q2 लाएंगे तो उस समय अब Q1 प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, अगर भाग जाएगा तो फिर सिस्टम ही नहीं बनेगा। तो Q1 यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो इसके वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा, दिया जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। इसीलिए यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा Q2 को लाते समय ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर U इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 V1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, Q2 V2 आ जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसीलिए क्लास 12th में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कई बार तो पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को आप बनाते हैं तो कितना वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। 9। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, देखिए Q1 V1 Q2 V2 ये तो आ ही गया, Q1 V1 Q2 V2, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है इसको भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है, इसको भी ऐड करना पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे लॉजिकली तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम डायपोल की वजह से देखते हैं कि अगर डायपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रख देते हैं तब कितना वर्क डन, कितना एनर्जी इसमें स्टोर होता है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है आप लोगों को। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, जो एक बार कंसेप्ट बोल दिए हैं उसमें हम फिर से एक्सेप्शन नहीं लाएंगे, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसी भी डायपोल का, ठीक है, और ये रखा हुआ कहाँ पर है, ये रखा हुआ है एक्सटर्नल फील्ड में, तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जो वर्क डन है ना, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन होता है अगर डायपोल को आप मूव करवाते हैं इसके अंदर, ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है डायपोल इसके अंदर, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इसको समझिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, और साथ ही साथ देखिए ये डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है ये इस डायरेक्शन में है, ये डायपोल मोमेंट P,
ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब आप लोग अगर कंफ्यूज करते हैं कि डायपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, तो आप लोग को डायपोल जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वहां पर हम डायपोल 2-3 क्लास पढ़ाए हैं, तो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, तो उसको कवर जरूर कीजिए, ठीक है, मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये है, ठीक है, तो ये सिस्टम को बनाने में यानी इस डायपोल को इस प्रकार से रखने में जितना वर्क डन किया होगा, देखिए कोई भी चीज हम लोग कैसे रखते हैं, अभी बोल रहे थे ना कि Q1 चार्ज है, फिर Q2 चार्ज है, तो आप Q1 कैसे लाते हैं, तो यहाँ से इन्फानाइट से आप उठा के लाते हैं। इन्फानाइट का मतलब होता है रेफरेंस पोजीशन, मतलब रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाते हैं। अब ये जो डायपोल है आपका, इस डायपोल को आप कैसे लाए होंगे, तो देखिए डायपोल का जो रेफरेंस पोजीशन होगा वहां से आप लाए होंगे। तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि डायपोल का जो रेफरेंस पोजीशन होता है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। ये जब हम पोटेंशियल बता रहे थे उस समय आप लोग को डिटेल से बताए थे कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। इसी की वजह से डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन होता है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, ये चीज तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है किसी सिस्टम में, ये होता है वर्क डन टू मूव फ्रॉम प्रेजेंट टू रेफरेंस पोजीशन, है ना, प्रेजेंट टू रेफरेंस किसके द्वारा, बाय फील्ड के द्वारा। अगर आप किसी डायपोल को उसके प्रेजेंट से रेफरेंस पोजीशन तक लाते हैं, एक चीज देखिए और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, आप यहाँ पर रेफरेंस से प्रेजेंट ला रहे थे तो एक्सटर्नल एंड के द्वारा था, लेकिन आप प्रेजेंट से रेफरेंस तब ले जाते हैं तब ये किसके द्वारा होता है, ये फील्ड के द्वारा होता है। इसीलिए अगर आप प्रेजेंट से रेफरेंस लाए हैं तो बाय फील्ड के द्वारा जितना वर्क डन करना पड़ा होगा, यही वर्क डन क्या होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। नाउ लेट कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक चीज है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला। अब अगर आप टॉर्क की बात करेंगे, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता था dx, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा, ठीक है, एफ डी एक्स होता था, तो यहाँ पर अगर आप टॉर्क रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये टॉर्क जो होता है आपका एक्सटर्नल हम लोग लेते हैं कि हम लोग को कितना टॉर्क चाहिए, इसीलिए माइनस लगा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना कि अगर आप किसी भी डायपोल को, ठीक है, किसी भी डायपोल को अगर आप थीटा एंगल से घुमाते हैं तो हम लोग को पीई साइन थीटा टॉर्क की आवश्यकता होती है, जहां पर पी क्या है, इलेक्ट्रिक सॉरी ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एंगल है जिस एंगल से आप घुमाते हैं, ये साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों को टॉर्क समझ में आता है कि पी साइन थीटा कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसको प्रूफ भी पूछता है और इस पर क्वेश्चंस भी पूछता है। जो अगला 1-2 क्लास होगा ना वहां पर हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, तो आपको नजर आएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग नो लिख सकते हैं, तो मैं जो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा लेक्चर 11-7 वहां पर मैं टॉर्क कैलकुलेट करना ही आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क के जगह पे हम लोग पी साइन थीटा लिख दिए, यहाँ पे टी के जगह पे पी साइन थीटा और डी थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा से माइनस 90, थीटा से 90 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, देखिए थीटा इसका प्रेजेंट पोजीशन है और रेफरेंस पोजीशन कितना है, 90 डिग्री पे। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये क्या है इसका, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, थीटा है, ये प्रेजेंट पोजीशन है, और रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, ये 90 डिग्री पे है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि थीटा से 90 डिग्री लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से p को आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस p, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक। तो यहाँ से आ गया पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, दैट इज u इक्वल टू आ गया माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। जहां पर p क्या है आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, e क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कॉस थीटा क्या है, p और e के बीच का एंगल है कॉस थीटा। तो इतना ही पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायपोल के पास होता है, माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा ये पीई कॉस थीटा का हम लोग p डॉट ई लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में और इस पर क्वेश्चंस भी आता है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो डायपोल जो अगर सॉरी किसी भी डायपोल को अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब इसके पास इतना एनर्जी स्टोर होगा, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है। होप आप लोगों को ये सारा प्रूफ समझ में आया होगा। और एक और चीज हम बोलेंगे आप लोगों को यहाँ पर, देखिए ये आप देखने के बाद आप कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं,
फिर आप क्या कर दीजिए, 24 घंटा के अंदर आप रिवीजन जरूर कीजिए और अपने कॉपी को बंद करके एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तब आप कॉपी को देखिए, और जब तक आप लोग एक बार कम से कम लिख नहीं लेते हैं ना, तब तक नहीं छोड़िए। अगर ये उम्मीद रखिए कि अगर आप एक बार लिख लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं ना पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल को। तो ये चीज है, दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। होप आप लोगों को पूरी तरह से लेक्चर समझ में आ रही है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद पड़ता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए दूसरे बच्चों तक। हाँ, एक और, लॉकडाउन अभी खुलने वाली है नहीं, तो घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। आपका डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।